वाइजर 1 कहाँ है और ये 2024 में कितनी दूर जा चुका है? क्या ये अभी भी हमें इंफॉर्मेशन भेज रहा है? क्या वाइजर 1 और वाइजर 2 अभी भी कांटेक्ट में है या कहीं दूर अंतरिक्ष में खो चुके हैं? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा संपर्क टूट चुका है क्योंकि ये किसी और सौरमंडल में जा चुके हैं। क्या ये एलियन के संपर्क में आ चुके हैं? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिछले 65 सालों से नासा का सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा है वाइजर मिशन। 1977 में जब वाइजर 1 और वाइजर 2 को लॉन्च किया गया, तब से लेकर आज तक लगातार 47 सालों से वो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्हीं वाइजर मिशंस की वजह से हमने सबसे पहले करीब से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को देखा था और उनकी सटीक इमेजेस को कैप्चर किया था। और इन्हीं वाइजर मिशंस की वजह से हम ये समझ पाए थे कि हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट 2 प्लैनेट्स नेपच्यून और यूरेनस कितने ठंडे हैं। और वाइजर 2 के बाद कोई भी ह्यूमन द्वारा भेजा गया मिशन यूरेनस और नेपच्यून को पार नहीं कर पाया है। लेकिन पिछले ही महीने वाइजर 1 और वाइजर 2 हमसे संपर्क तोड़ देते हैं। नासा के इंजीनियर्स उनसे संपर्क बनाने के लिए काफी सिग्नल्स को भेजते हैं, लेकिन तब भी उसका कोई असर नहीं पड़ता। और इस समय वाइजर हमसे कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन कोई भी साइंटिफिक डाटा हमारे पास नहीं भेज पा रहे हैं। इस समय वाइजर 1 और वाइजर 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, जहां वाइजर 1 हमसे 24 अरब किलोमीटर दूर है और वाइजर 2 हमसे 20 अरब किलोमीटर। और ये दूरी इतनी विशाल है कि धरती से लेकर वाइजर तक की जितनी भी दूरी है, उसके अंदर अगर हम धरती को फिट करने लगे तो 17,44,000 पृथ्वियां भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी ये छोटे से ऑब्जेक्ट हमसे अभी भी कांटेक्ट में है और हम लगातार इनकी पोजीशन और इनका डाटा उनसे ले रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आता कि इतनी दूर जहां लाइट को भी पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं, वहां से हमसे ये कनेक्ट कैसे हो पाते हैं? और क्या ये ऐसे रूट को फॉलो कर रहे हैं जिससे ये भविष्य में किसी एलियन सभ्यता से मिलेंगे या फिर नहीं? तो आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप वाइजर प्रोब को ध्यान से देखें तो इसके अंदर आप कई सारे पेलोड्स को देख पाएंगे, जिन पेलोड्स को आप इन 3D डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। अब इन सारे पेलोड्स को तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पेलोड्स हैं जिनके बगैर ना तो सिग्नल सेंड किया जा सकता है, ना ही रिसीव किया जा सकता है। और अभी भी सारे प्रोब्स इसी मेथड पर काम करते हैं। तो इसकी पोजीशन और लोकेशन को जानने के लिए नासा लगातार ये डाटा उनसे लिया करता है और वाइजर में लगा फ्लाइट डेटा सिस्टम लगातार इस प्रोब की पोजीशन नासा को सेंड करता है। जब ये दोनों प्रोब्स लॉन्च किए गए थे तब इनके सारे पेलोड्स काम करते थे। तो अगर उस समय में जाकर इनकी वर्किंग को समझें तो हम इनके प्रोग्राम को और भी आसानी से समझ पाएंगे। अपनी लॉन्च के केवल 2 साल बाद ही ये दोनों प्रोब्स जुपिटर तक पहुंच गए थे। वाइजर 1 तो जनवरी 1979 से ही जुपिटर की इमेजेस को कैप्चर करना शुरू कर देता है और मार्च 1979 को ये जुपिटर के बहुत करीब होता है और इन 60 दिनों में ये जुपिटर की 20,000 इमेजेस को कैप्चर करता है, जिन इमेजेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इससे थोड़ा ही पीछे था वाइजर 2। तो बेसिकली वाइजर प्रोब्स के अंदर 3 तरह के कंप्यूटर लगाए गए होते हैं जो कि काफी कम मेमोरी में अपना सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले वाइजर प्रोब के मेन कैमरे से एक फोटो कैप्चर की जाती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होती है और इसके बाद ये एनालॉग इमेज यानी कि एक ही तरह की ब्राइटनेस में खींची गई इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट किया जाता है और वाइजर के पास हर एक पिक्सल के कलर का डाटा होता है। इसके बाद वाइजर के कमांड कंप्यूटर सिस्टम इमेज को हाईली कंप्रेस करते हैं जिसकी वजह से फाइल का साइज छोटा हो पाए लेकिन फाइल की इंफॉर्मेशन बनी रहे।
अरबों किलोमीटर की दूरी पर कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद वाइजर प्रोब अपनी इमेज को सिग्नल फॉर्म में इनकोड करता है ताकि इन्हें आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। फिर ये इनकोडेड सिग्नल हाई कोडेड एंटीना पर जाता है, जिसकी मदद से वो एक पतली बीम की तरह डाटा को धरती पर भेजता है। यहाँ पर वाइजर का सारा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद धरती पर लगा डीप स्पेस इंटरनेट सिस्टम डाटा को रिसीव करता है। ये स्पेस इंटरनेट सिस्टम धरती के 3 अलग अलग जगह पर लगा विशालकाय रेडियो एंटीना के जरिए बना है और ये डीप सिस्टम एक तरह से पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं और जितने भी प्रोब्स हैं नासा के वो इसी पर डिपेंड हैं और इसी की मदद से वो डाटा को गेन करते हैं और स्टडी करते हैं। अब वाइजर के हाई कोड एंटीना से ये डीप सिस्टम तक पहुंच चुका है। देन ये डीप सिस्टम इस डाटा को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि अरबों किलोमीटर दूर से आया सिग्नल बहुत वीक होता है, इसीलिए इसे एम्पलीफाई कर ही आगे भेजा जाता है। इसके बाद नासा की जेट प्रोपोर्शन लेबोरेटरी इस डाटा को डिकोड करती है और आगे इस डाटा को इमेज बनने के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो जो डाटा मिलता है उससे एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज तैयार की जाती है और फिर अलग अलग फिल्टर से कैप्चर की गई इमेजेस को मिलाकर एक शार्प इमेज बनाई जाती है, जिसे फिर हम देखते रह जाते हैं। और जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेजेस को भी कुछ इसी तरह से कैप्चर किया जाता है और डिकोड किया जाता है। हालांकि इन दोनों ही प्रोब्स का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब ये सवाल उठता है कि जितने भी प्रोब्स हैं वो रेडियो वेव के फॉर्म में अपने डाटा को क्यों सेंड करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ तक जिस फ्रीक्वेंसी में इस डाटा को सेंड किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो किसी टेलीफोन और टीवी द्वारा कैप्चर नहीं की जाती, जिसकी वजह से डीप स्पेस सिस्टम अलग से इस डाटा को कैप्चर कर हमें डिकोड करने के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन प्लूटोनियम 238 पर चलने वाले ये प्रोब्स अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये हर साल 0.97% की रेट से अपने पावर को कम करते जा रहे हैं और यहाँ तक प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ भी 87 ईयर्स ही होती है। और इतने सारे प्लैनेट्स को कैप्चर करने के बाद, इतनी दूरी तक पहुँचने के बाद फ्यूल और एनर्जी बहुत कम बची है। लेकिन जब इन्हें लॉन्च किया गया था तब ये 470 हॉट्स की पावर को जनरेट करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जब 47 साल बीत गए तब इनकी एनर्जी भी कम हो गई और फ्यूल भी बहुत कम बचा, जिसकी वजह से ये बहुत कम फ्यूल और एनर्जी पर काम कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों के हिसाब से अगले साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2032 तक हम इनसे पूरी तरह से कनेक्शन लॉस्ट कर देंगे। और अभी के टाइम पर भी कभी कभी तो हमें कई महीनों तक वाइजर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होता, लेकिन कैसे तो कैसे कर हम उससे दोबारा कांटेक्ट बना लेते हैं। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों अक्सर हमें ऐसी न्यूज देखने को मिलती है कि वाइजर से संपर्क टूट गया है और इतनी दूरी के कारण हमें केवल एक सिग्नल को सेंड और रिसीव करने में 45 घंटे का समय लगता है। और वाइजर 1 जो अभी के टाइम पर हमसे 24 अरब और 37 करोड़ किलोमीटर दूर है, उनमें लगे 3 कंप्यूटर में से एक ने काम करना बंद कर दिया है और नासा इसे अभी पूरी तरह से रिजॉल्व भी नहीं कर पाया है और अब तो उम्मीद कम ही लग रही है। और वाइजर 1 की लोकेशन और पोजीशन को अभी तक नासा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो हालातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब वाइजर 1 हमसे दूरी बनाने के कागार पे आ चुका है। और अगर वाइजर 2 की बात करें जो कि हमसे 20 अरब और 37 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो अभी हमें हर टाइप का साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो लगता तो यही है कि वो हमसे कई सालों तक अभी संपर्क में रहने वाला है। दोनों ही प्रोब्स में एक गोल्डन डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर पृथ्वी की हर छोटी सी बड़ी डिटेल है और इस प्रोब को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी दिया गया है। यानी अगर कभी भी वाइजर प्रोब्स किसी एलियन सभ्यता के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आसानी से इस गोल्डन डिस्क की मदद से पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। अब गोल्डन डिस्क में ऐसी कौन सी इमेजेस लगाई गई हैं जिसकी वजह से एलियन हम तक पहुंच पाएंगे और क्या ये हमारे लिए सही भी है या फिर नहीं, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर इस समय शो हो रही होगी, तो जाकर उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।